हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित, और जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 3D। ये जो अभ्यास 3D है यह घनमूल की अवधारणा पर आधारित है। इससे पहले हम लोग अभ्यास 3A, B, C तीनों पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत सारे घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। अगर जो आपने वो अभ्यास नहीं पढ़ी हो तो आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको घनमूल की अवधारणा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अभ्यास 3D, और इसमें का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं। ये जो पहला प्रश्न है ये किताब में दिया हुआ है। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। चलिए ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, इसमें कहा गया है कि एक पेटी है और उसमें कुछ सेब को रखा गया है। सेब इस तरह से कुछ सेब को ऐसे एक लाइन जैसे बिछा करके रखा गया है। उसके बाद इसको इधर भी रखा गया है। जैसे सेब हमने 4 सेब ऐसे रखे तो 4 सेब इधर भी रखेंगे ऐसे, फिर 4 सेब इधर भी रखेंगे ऐसे। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जितने सेब हमने एक लाइन में रखे थे, मान लो X सेब रखे थे, उतने ही सेबों की लाइनें भी बनाई हैं। ठीक है, मतलब सेब की पंक्तियां मान लो जैसे हमने चित्र में 4 बनाई हैं, 4 पंक्तियां हैं ऐसे, तो 4 पंक्तियां ऐसे भी होनी चाहिए और हर एक पंक्ति में 4 ही सेब होने चाहिए। तो हमने 4 के बजाय हमने मान लिया X है, हर एक पंक्ति में X सेब है तो पंक्तियों की संख्या भी X ही है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि इसमें इतनी ही तह लगा दी गई। तह का मतलब इतनी ही लेयर लगा दी गई, इतनी ही परतें बिछा दी गई। तो ध्यान से ज़रा समझिएगा, जैसे हमने 4 बनाई है, इसमें 4 इधर और 4 पंक्तियाँ इधर, तो कुल मिला के 16 सेब हुए। ठीक है, और ऐसे ही 16 सेबों की 4 पंक्तियाँ और हमने रख दी, 4 और नहीं, कुल मिला करके 4 पंक्तियाँ बना दी। ठीक है, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, इसके ऊपर ऐसे बिछा दिया। आप चित्र को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 16 एक तह में सेब हो गए, और अगर जो ऐसे ही 4 तह हों तो 16 चक्कू 64 सेब हो गए। ठीक है, तो ये तो हमने एक उदाहरण के तौर पर इसको माना, लेकिन प्रश्न में ये नहीं दिया है कि कितने सेब हैं। तो हमने मान लिया कि हर एक पंक्ति में X सेब हैं और पंक्तियों की संख्या अर्थात लाइनों की संख्या X है, और ऐसे ही तहें जो हैं वो भी X ही हैं। ठीक, तहें कितनी है? X है। तो हमने माना प्रत्येक पंक्ति में सेब X है। ठीक है, और पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या वो भी प्रश्न के अनुसार X ही है, और ऐसी कितनी तहें हैं? तहों की संख्या, समझिएगा, तहों की संख्या वो भी X ही है। तो हमने देखा तीनों संख्याएं समान हैं, तो कुल सेब कितने होंगे? अगर जो हम तीनों को गुणा कर दें तो हमें कुल सेब पता चल जाएंगे। तो इनसे ये घन बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुल सेब कितने हो जाएंगे? X गुणे X। लेकिन प्रश्न में दिया है कि कुल सेब 1728 हैं, तो 1728 बराबर X की गुणा आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, X की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर X की घात 3 बराबर 1728 हम लिख सकते हैं। तो X बराबर हो जाएगा घनमूल, यहाँ पे निशान लगा दीजिए, घनमूल 1728। ठीक है, तो हमें 1728 का घनमूल निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा, 1728 का घनमूल निकालने के लिए हम इसको काट सकते हैं। देखिए थोड़ी बड़ी गिनती से भी काट सकते हैं। देखिए 4 चक्कू 16, जब आपको थोड़ा अनुभव हो जाएगा तो ये आसान पड़ेगा। 4 चक्कू 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से काट दिए, 4 एकम 4, 4 और 32,
फिर 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। अब 3 से काट दीजिए, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो देखिए यहाँ पर 2 जोड़े बने, तो हर एक में से एक एक संख्या आप ले सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12। इसका मतलब ये है कि 12 सेब की कतार बनाई गई है। 12 ऐसे होंगे तो 12 ही लाइनें भी होंगी, 12 तहें होंगी। अब प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि बताइए हर एक तह में कितने सेब हैं। तो एक तह में कितने सेब हैं, तो इसका मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी, अर्थात इसकी गुणा करनी होगी। तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक तह में सेब बराबर कितने हो जाएंगे, 12 गुणे 12। ठीक है, तो 12 12 हम कितने हो गए, 12 12 की गुणा कर दीजिए 144। तो प्रत्येक तह में 144 सेब होंगे। यही हमारा उत्तर है। जो प्रश्न नंबर 2 है, यह कह रहा है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। देखिए प्रश्न में ये कह रहा है, जैसा अभी पिछला प्रश्न देखा था उसी तरह से ये भी है कि एक पेटी में 216 आमों को एक घन के रूप में सजा करके रखा गया है। तो घन कैसे बनता है, देखिए आपको पता है कि घन ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आमों से घन कैसे बनेगा, मान लीजिए ऐसे आम है, ऐसे इस तरह से आमों को सजा करके रखा गया है पेटियों के रूप में। 3 ऐसे रखे गए हैं और ऐसे ऐसे भी उतने ही रख दिए गए हैं, हमने ज़्यादा बना दिया एक, तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बढ़ा करके रखे गए, पूरे को भर दिया गया है। तो घन के रूप में सजा कर रखने का मतलब ये है कि जितने आम इधर होंगे उतने ही आम इधर भी होंगे और उतने ही आम इधर भी होंगे, तभी घन बनेगा। ठीक, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि सारे आम 216 हैं। ये कौन सा है, दूसरा प्रश्न है। तो माना प्रत्येक पंक्ति में आम कितने होंगे, माना प्रत्येक पंक्ति में आम x हमने मान लिया, जैसा भी पिछला प्रश्न किया था उसी तरह का है। प्रत्येक पंक्ति में आम कितने हैं, x। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, प्रश्न में कह रहा है अगर जो घन के रूप में बना होगा तो पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी है, वो भी x है। और तहों की संख्या कितनी होगी, वो भी x है। तहों की संख्या वो भी क्या है, x। ठीक, मतलब हर एक पंक्ति में जितने आम हैं उतने ही लाइनें हैं अर्थात पंक्तियां हैं, और उतने ही लेयर हैं अर्थात तहें हैं। ठीक, तो तहों की संख्या उतनी ही है, तो कुल तभी घन बनेगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार कुल आम कितने हैं, कुल आम हमें पता चलेगा तब जब हम इन तीनों की गुणा कर देंगे, x गुणे x। तो प्रश्न में दिया है कुल आम है 216, तो 216 बराबर इन तीनों की गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा x की घात 3। मतलब ऐसे हम भी लिख सकते हैं x की घात 3 बराबर 216 और x बराबर हो गया घनमूल 216। ठीक है, घनमूल 216। तो 216 का घनमूल आप अच्छे से जानते हैं, कई बार निकाल चुके हैं। तो 216 के हम 6 से काट सकते हैं, 6 3 18, 6 6 36, फिर 6 से काटिए, फिर 6 से काटिए, आपको अंदाजा होगा। आप 2 और 3 से भी काट करके आप घनमूल अच्छे से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं 6, x की वैल्यू कितनी, 6। तो प्रश्न में ये पूछ रहा था बताइए तहों की संख्या कितनी है, तह मतलब ये x, तो हम लिख सकते हैं तहों की संख्या बराबर 6। तहों की संख्या कितनी हो गई, 6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। किताब में दिया हुआ तीसरा प्रश्न है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। देखिए एक संदूक है, इसमें चाक के डिब्बे हैं जो घनाकार हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हमने एक घन बना लिया, घन बनाना आप लोग जानते होंगे, चलिए इस तरीके से बनाइएगा, ऐसे 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 मिला दीजिए, घन बन गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये एक बड़ा सा डिब्बा या बॉक्स है, बक्सा है, और इसमें चाक के छोटे छोटे डिब्बे इसमें रखे गए हैं। ये चाक का डिब्बा ऐसा होता है, चाक का डिब्बा आपने देखा होगा, इस तरह के चाक के डिब्बे होते हैं।
इस डिब्बे को ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, फिर इसके बाद इस पूरे डिब्बे को इसे भर दिया। ठीक है, हम चित्र बनाएंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें मान लिया कि x डिब्बे लाइन से ऐसे लगाए गए थे, तो x लाइनें भी ऐसे लगी होंगी तभी ये भरेगा। और उसके बाद ये जो परतें आप बनाएंगे या तहें बनाएंगे इसकी, तो वो भी x ही बनाएंगे तभी घन के रूप का होगा। चलिए प्रश्न में देख लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे से समझिए। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। चाक के डिब्बे जो है किस रूप में रखेंगे? घन के रूप में। घन तभी बनेगा जब x डिब्बे ऐसे रखे होंगे, x डिब्बे ऐसे रखे होंगे और x डिब्बे ऐसे रखे होंगे। ठीक है, मतलब डिब्बों की संख्या, लाइनों की संख्या और लेयर की संख्या तीनों समान होगी तभी घन बनेगा। ठीक, प्रश्न में कह रहा है अब बताइए एक तह में कितने डिब्बे आएंगे। ठीक, तो पहले हम x का मान अर्थात डिब्बों की संख्या निकाल लें तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। यह प्रश्न नंबर 3 है। तो हमने लिखा माना प्रत्येक पंक्ति में डिब्बे कितने हैं? बराबर x। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? अगर जो घन बनाना है तो पंक्तियों की संख्या भी हमें उतनी ही रखनी होगी। पंक्तियों की संख्या बराबर x और तहों की संख्या भी उतनी ही रखनी होगी। तहों की संख्या बराबर x। ठीक, प्रश्नानुसार कुल डिब्बे, अगर जो हमें सारे डिब्बे कैलकुलेशन करना है, सारे डिब्बों की गिनती करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों की गुणा करना होगा, x गुणे x गुणे x। देखिए किताब में दिया हुआ है कि कुल डिब्बे हैं 2744, तो कुल डिब्बे हैं 2744। इसको हमने गुणा किया तो x की घात 3 आ गया, तो x की घात 3 बराबर 2744। ऐसा हम थोड़ा आसानी की वजह से लिख लेते हैं ताकि जो वेरिएबल संख्या है अर्थात जो चर है जिसका मान हमें निकालना है उसको इधर लिख लें तो हमें आसानी रहती है, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप उधर से भी हल कर सकते हैं। अच्छा, ये घात 3 अगर जो हम हटाएंगे तो ये घनमूल का निशान आ जाएगा और हम लिखेंगे 2744। अब 2744 के गुणनखंड करके हमें इसका घनमूल निकालना है, तो 2744 के आप गुणनखंड कर सकते हैं। आप इसको काट सकते हैं। मान लेते हैं हमने इसको 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अच्छा ठीक है, फिर इसको 2 से काटिए, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। फिर इसको 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6। फिर 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 नवैया 63, फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। तो देखिए आप यहाँ पर 3-3 के जोड़े बना लीजिए, मतलब 3-3 के सेट बना लीजिए और हर एक सेट में से एक एक संख्या ले लीजिए, तो 2 गुणे 7 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो x बराबर आ गया 14। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 डिब्बे इधर रखे हुए और 14 डिब्बों की लाइन भी बनी हुई है, तो इसी तरह से 14 तहें लगाई गई हैं। प्रश्न में कह रहा है कि बताइए एक तह में कितने डिब्बे हैं। तो एक तह में सारे डिब्बे निकालने के लिए हमें 14 और गुणे 14 से गुणा करना होगा, मतलब 14 इधर और 14 इधर, तो एक तह में डिब्बे कितने हुए? 14 गुणे 14। तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक तह में डिब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिएगा ध्यान से, हम लिख सकते हैं 14 गुणे 14। 14 गुणे 14 196 हुआ। 196 डिब्बे हर एक तह में होंगे। प्रश्न नंबर 4 जो दिया हुआ है ये है, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। समझिएगा प्रश्न को। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी हुई है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न में ये कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 4 है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि एक शोरूम है और उसमें कांच के कुछ घनाकार टुकड़ों को इस प्रकार रखा गया है कि वे एक बड़े घन का रूप ले लेते हैं। मतलब ये जैसे हमने एक छोटा सा घन बनाया है, ऐसे बहुत सारे घनों को एक दूसरे से सटा करके रखा गया है, फिर
उतने ही घन ऐसे रखे गए हैं, फिर उतने ही घनों की लेयर बनाई गई है, परत बनाई गई है। ठीक है, तो अब हम बहुत सारे नहीं बनाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं, और चाहे तो धीरे धीरे बना भी सकते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ समझना होता है। तो हमने माना कि एक परत में x घन रखे गए हैं ऐसे, और इसमें एक लाइन में x घन रखे गए हैं, और ऐसे ही x लाइनें बनाई गई हैं, और ऐसे ही x लेयर बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कितनी तहें बनी है। तो बात एक ही, चाहे घनों की संख्या पूछे, चाहे पंक्तियों की संख्या पूछे, चाहे जो है ये परतों की संख्या पूछे, तो हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि तीनों ही सेम होंगी। सेम क्यों होंगी? क्योंकि यह घन की आकृति बनी हुई है। अच्छा, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न की। माना प्रत्येक पंक्ति में घन कितने हैं? माना घन मतलब जो कांच के टुकड़े हैं, तो कितने हो जाएंगे? घनाकार टुकड़े रखे गए हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में टुकड़े मान लिया x है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी? पंक्तियों की संख्या भी x ही होगी। अच्छा, x के अलावा कोई और भी अक्षर आप ले सकते हैं, ABCD कुछ भी आप अक्षर ले सकते हैं। पंक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है, और तहों की संख्या कितनी होगी? तहों की संख्या ये भी इतनी ही होगी। ठीक, तो प्रश्नानुसार कुल घन मतलब कुल टुकड़े कितने हो जाएंगे? 1 2 3, तीनों की गुणा कर दीजिए, इनकी और इनकी, x गुणे x। ठीक, तो ये जो कुल घन है कुल घन है प्रश्न में दिया है 512 है, तो ये x की घात 3 हो गए। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? घनमूल 512। तो 512 का घनमूल होता है 8। ठीक है, तो आप चाहे तो इधर 512 का घनमूल 8 होता है, चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो 8 से ही सीधे सीधे काट दीजिए। 8 छक 48 और 8 चक्को 32, फिर 8 8 64 और ये 8। ठीक है, तो x बराबर आया 8। तो कितनी तहें बनेगी? 8 तहें हो जाएंगी। तो एक ही चीज़ प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए तहों की संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो हम लिख सकते हैं तहों की संख्या 8 होगी। ये हमारा उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपये चंदा में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपये हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि जितने विद्यार्थी कक्षा में हैं उसके घन के रूप में वो पैसे दान में देते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक कक्षा में मान लिया 2 विद्यार्थी हैं, समझने के लिए अपने, एक कक्षा में मान लिया 2 विद्यार्थी हैं, तो 2 का घन कितना हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 रुपये वो दान में देंगे। इसी तरह से मान लिया कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं, तो 3 का घन हुआ 27, तो वो 27 रुपये देंगे। 4 विद्यार्थी हैं तो 64 रुपये देंगे। 5 विद्यार्थी हैं तो 25 125, तो 125 रुपये देंगे। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने ये बताया है कि कक्षा में रुपये दिए गए 15,625। तो बताइए कि कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? ठीक है, बहुत आसानी से निकल आएगा। देखिए, माना कक्षा में विद्यार्थी या विद्यार्थियों की संख्या है x। ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपये मिले। तो प्रश्नानुसार जो चंदा आया या जो रुपए दिए गए, प्रश्नानुसार x की घात 3 मतलब संख्या के घन के बराबर रुपये चंदा में दिए गए 15,625। ये है प्रश्न के अनुसार कि विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपये चंदे में दिए गए प्रधानमंत्री राहत कोष में। अब हमें इसका घनमूल निकालना होगा। देखिए, अगर जब हम घात 3 को हटाएंगे तो इधर घनमूल का निशान आ जाएगा 15,625। तो 15,625 का घनमूल कितना होता है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने इसको 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काटा 625 हो गया, 5 से काटा
तो 5 से फिर काटा 125 हो गया, 5 से काटा 25 आ गया, 5 से काटा 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 3 3 का सेट बना लीजिए, 3 3 का सेट बना लीजिए और दोनों सेट में से एक एक संख्या ले लीजिए। 5 गुणे 5 मतलब 25। तो कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? 25। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ये कह रहा है एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो प्रश्न को देखते हैं अच्छे से। प्रश्न नंबर 6 ये कह रहा है कि एक घनाकार टंकी है, मतलब घन के आकार की एक टंकी होगी। जैसे हम लोगों के घरों में टंकियां होती हैं, ज़्यादातर हम लोगों के घर में बेलनाकार रूप में टंकियां होती हैं, लेकिन मान इस तरह की भी बनाई जा सकती है। तो ये कह रहा है कि एक घनाकार टंकी है जिसमें पानी आता है 1331 लीटर। कितना आता है? 1331 लीटर इसमें वाटर आता है, पानी आता है। ठीक, तो प्रश्न कह रहा है कि टंकी की माप ज्ञात करो। माप का मतलब ये एक साइड कितनी होगी, मान लिया a या x कुछ भी मान सकते हैं। एक साइड की लंबाई x मीटर होगी या a मीटर होगी, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई भी a मीटर होगी, फिर इसकी ऊंचाई भी a मीटर ही होगी। अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि बताइए इसकी माप क्या है, तो हमें a का मान निकालना है। देखिए हमने a मीटर में माना है, जबकि पानी लीटर में दिया हुआ है, अर्थात जो इस टंकी का आयतन है वो लीटर में दिया हुआ है। तो लीटर में अगर जो आयतन दिया है और इसकी माप हम मीटर में निकालना चाहें तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो ये वाली राशि जो होनी चाहिए, जो लीटर में दी है, ये घन मीटर में होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? तो पानी का आयतन या टंकी का आयतन, टंकी या पानी का आयतन, क्योंकि टंकी पूरी भरी हुई है तो टंकी का आयतन भी कह सकते हैं, पानी का आयतन भी कह सकते हैं। पानी का आयतन कितना दिया हुआ है? 1331 लीटर। अब देखिए अगर जो हम इसे घन मीटर में बदल लें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। घन मीटर में बदलने का तरीका ये है कि इसको हम 1000 से भाग कर दें तो ये बदल जाएगा घन मीटर में। प्रश्न में दिया हुआ भी है कि 1000 लीटर जो होता है वो 1 घन मीटर के बराबर होता है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसलिए घन मीटर में बदलने के लिए इसको हमने 1000 से भाग कर दिया, तो इतना घन मीटर ये आ गया टंकी का आयतन। अब देखिए जो टंकी है वो घनाकार है, तो हम लिख सकते हैं टंकी का आयतन। टंकी का आयतन, अब हम फार्मूला लगा सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं, भुजा की घात 3 ये होता है। जो घन होता है इसका आयतन होता है भुजा की घात 3, ये फार्मूला है या सूत्र होता है। तो टंकी का आयतन जो दिया है वो प्रश्न में दिया है 1331/1000 और भुजा इसकी कितनी है? a की घात 3। अगर जो हम a बराबर लिखना चाहें तो घात 3 हटा करके इधर घनमूल का निशान लगा सकते हैं। तो ये आ गया घनमूल 1331/1000। ठीक है। अब देखिए 1331 ये कितने का घन होता है? ये 11 का होता है। आप चाहें तो इधर साइड में हल भी कर सकते हैं। तो 1331 ये कितने से कटता है? 11 से। 11 कम 11, फिर 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, ये कैसे कटता है? ठीक है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसमें से एक संख्या ले लीजिए 11, और ये जो 1000 होता है इसको 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, तो बटे में 10 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 11/10, 11/10, 10 से 11 को भाग करिए तो 1.1 मीटर आएगा। तो ये जो घन की भुजा हो गई वो आएगी 1.1 मीटर। ठीक है। तो घन की भुजा आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, घन की भुजा बराबर, घन की भुजा या टंकी की माप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगी 1.1 मीटर। आप इस रूप में भी उत्तर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा था कि माना घन की भुजा, ये भी लिख देना चाहिए, माना घन की या टंकी की भुजा या टंकी की माप कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर a मीटर। आप ये मान लीजिए। ठीक है, a मीटर। ठीक है। अब आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है
अभ्यास 3D को कंप्लीट कर लिया है, ठीक। और इससे पिछले अभ्यास 1 भी पढ़ ली, 2 भी पढ़ ली, 3 भी पढ़ ली। अब हम लोग अभ्यास 4 की ओर बढ़ेंगे और चौथी अभ्यास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो भी अभ्यास आप लोग पढ़ चुके हैं तब तक उनका रिवीजन करिए, उनको पढ़ लीजिए और उनका अच्छी तरह से अभ्यास करिए। देखिए, जब आप बार बार प्रश्नों को अभ्यास करेंगे, खुद से लगाने की कोशिश करेंगे, खुद से उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। खाली वीडियो देख लेने से आपको इतनी अच्छी गणित नहीं आएगी। गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और हमारे वीडियोस की हेल्प लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है सारा कोर्स पूरा करा देंगे, ठीक है। बहुत जल्दी कोर्स आपका कंप्लीट करवा देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।